हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अरोमा एकेडमी ऑफ एजुकेशन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अरोमा एकेडमी इस बार पॉलिटिकल साइंस के बैच को ऑनलाइन लेके आया है, तो हम आज पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और फर्स्ट चैप्टर के उन सारे टॉपिक्स पर जोर डालेंगे जो फर्स्ट चैप्टर में जितने भी हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कोल्ड वॉर एरा, जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से हमने स्टार्ट करना है। तो इस चैप्टर में कोल्ड वॉर एरा के चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं, मैं आपको वो सारे टॉपिक सबसे पहले मैं लिखवा देता हूँ, जो जितने भी टॉपिक्स हम इसमें पढ़ेंगे। तो आप जितने भी लोग हैं, आप सभी लोग प्लीज़ एंड कॉपी एंड पेन लेके बैठ जाएं। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये जो सेशन है वो पूरे डायलॉग मेथड पे बेस होगा। एंड आफ्टर दिस सेशन अगर आपको उसके नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस टाइप पे लिंक करके उस आप इस चैप्टर के नोट्स को ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सबसे बोलना चाहता हूँ कि आप एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाएं और जैसा जैसा मैं फॉलो कर रहा हूँ उसको आप फॉलो करते रहे और उसको आप लिखते रहे अपने कॉपी के अंदर। तो कोल्ड वॉर एरा के अंदर हम बेसिकली अगर मैं देखना चाहूँ तो इसके अंदर 7 पॉइंट्स हैं जिस पे हमें ध्यान देना है। वो 7 पॉइंट्स क्या क्या है? व्हाट इज कोल्ड वॉर, क्यूबा क्राइसिस, जापान न्यूक्लियर अटैक, मार्शल प्लान। ये एक छोटे छोटे टर्म है जिसको आप एक लाइन में लिख सकते हो। मार्शल प्लान, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, सीटो एंड सेंटो। उसके बाद फिफ्थ है आपका नैम, सिक्स्थ है इंडियाज रिलेशन एंड उसी के साथ आप लिख सकते हो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर एंड द लास्ट इज एरिनाज ऑफ द कोल्ड वॉर। तो बेसिकली दीज आर द 7 पॉइंट्स जो इस फर्स्ट चैप्टर में हमें पढ़ने हैं। हम सीरीज से जो भी मैंने आपको बताया इसको हम धीरे धीरे करके पढ़ते चलेंगे और धीरे धीरे इस पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर क्या है उसको समझने से पहले सिर्फ यही है कि कोल्ड वॉर आया क्यों और कैसे आया। तो उसके पहले हमें पीछे जाना पड़ेगा। दैट इज वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड कोल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर कब हुई थी? 1914 टू 1918 एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब हुई थी? 1939 टू 1945। एंड जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई वैसे ही हमारा कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। दैट इज 1945 टू 1990। तो कोल्ड वॉर क्या है? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज कोल्ड वॉर, तो कोल्ड वॉर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोल्ड वॉर बेसिकली आर दोज वॉर वेयर नो यूज ऑफ वेपन। In that case we can say that there is no physical war. In other words we can say it's a ideological war। एक ऐसी लड़ाई जहां पे लोग डायरेक्ट नहीं लड़ रहे, वो इनडायरेक्ट लड़ रहे हैं, आइडियोलॉजी से लड़ रहे हैं, अपने अपने डोमिनेशन से लेके लड़ रहे हैं। तो इस तरह की लड़ाई को हमने कोल्ड वॉर कहा। मतलब अब वो कोल्ड वॉर हमें ये तो समझ में आ गया कि कोल्ड वॉर क्या है, बट कोल्ड वॉर किसके बीच में हुआ? दिस इज अ वेरी अगेंस्ट सेकंड क्वेश्चन। तो ये जो कोल्ड वॉर किसके बीच में हुआ, अगर इसके बारे में हम ध्यान दें तो आफ्टर 1945 पूरे वर्ल्ड में दो कंट्रीज सबसे पावरफुल निकल के सामने आई। आपको सुन के हैरानी होगी, ये दो कंट्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साथ मिलके इन्होंने फाइट किया। लेकिन 1945 के बाद दोनों कंट्री सेपरेट हो गई विद सेपरेट आइडियोलॉजी। तो वो दो कंट्री कौन सी थी? एक तरफ थी यूएसए एंड दूसरी तरफ थी यूएसएसआर। तो ये दोनों कंट्री वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्री बन के उभरी। अब यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में ऐसा क्या था कि जो आपस में वो इतना मतलब आपस में इतना लड़ रहे थे, आपस में इनके बीच में यूनिटी नहीं थी? तो उसके पीछे एक फंडा एक सिंपल ये था, वो था आइडियोलॉजी। मैंने जैसा कि पहले बताया कि कोल्ड वॉर इट्स आइडियोलॉजिकल वॉर। जब आइडियोलॉजी सेम नहीं थी तभी था लड़ाई का जड़। अब आइडियोलॉजीज क्या थी? बिकॉज यूएसए सपोर्ट करता था। अब एक ट्राइंगल आप बनाएंगे, जैसे सपोज करो ऊपर लिखा आपने कोल्ड वॉर। अब कोल्ड वॉर के नीचे आप साइड में लिखोगे यूएसए एंड यूएसएसआर एंड उसके जस्ट लिखोगे उनके आइडियोलॉजी। दिस इज कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म? यस, बिकॉज कैपिटलिज्म क्या है, कम्युनिज्म क्या है, जब तक हमें ये नहीं पता होगा तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि यूएस एंड यूएसएसआर आपस में लड़ रहे हैं। तो अगर मैं कैपिटलिज्म की बात करूं तो कैपिटलिज्म आप लिख सकते हो कैपिटलिज्म इट्स ऑल अबाउट फ्लो द मनी, दे एम्फेसाइज ऑन प्राइवेटाइजेशन। On the other hand, if I talking about communism, communism is against of capitalism and basically it emphasizes on socialist pattern
एंड इट emphasize ऑन इक्वालिटी। मैं अगर एक सिंपल टर्म में बोलूं तो कम्युनिज्म जो था वो निजीकरण के खिलाफ था, क्योंकि कम्युनिज्म जो लोग थे उनकी थिंकिंग थी कि कैपिटलिज्म की वजह से लोगों में डिवाइडेशन आता है। वो कहते हैं कि बिकॉज ऑफ कैपिटलिज्म, बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन, पीपल्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, upper and lower, and these class are exploited these poor people. So basically this is the very wrong method according to communism. So these are the basically ideological difference between USA and USR. In short, USA का मानना था अगर कोई भी देश तरक्की या डेवलप कर सकता है वो सिर्फ कैपिटलिज्म के बिहाफ पे कर सकता है, और उसी साइड यूएसएसआर का मानना था कि अगर कोई भी देश डेवलप कर सकता है तो वो सिर्फ कम्युनिस्ट पैटर्न पे डेवलप कर सकता है। सो फाइनल दोनों के बीच में आइडियोलॉजी डिफरेंट हो गई और एक दूसरे के खिलाफ हो गए। अच्छा, खिलाफ होना दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट आपको पता है कि दोनों में ये डिफरेंस होने का क्या हुआ। अब जनरली हम दोस्त हैं, अब हम दोस्तों में क्या करते हैं कि अगर आपकी थिंकिंग दूसरे थिंकिंग से मैच नहीं हो रही है तो हमेशा सामने वाला आपको दबाने की कोशिश करेगा। एग्जैक्टली वो यहाँ पर हुआ, क्योंकि कम्युनिज्म जो है पैटर्न, मतलब यूएसएसआर, वो अपने हेजेमनी मतलब अपने डोमिनेशन को दिखाना चाह रहे थे, और उसी साइड यूएसए भी कहाँ पीछे हटने वाला था। तो ये दोनों के बीच में एक स्ट्रगल फॉर पावर शुरू हो गई कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है, राइट। अब इसी के साथ साथ अब ये इतने में भी नहीं माने, देन यूएसए ने अपनी एक मिलिट्री मतलब मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कह लो, एक अपना संगठन बनाया और उस संगठन का नाम रखा नाटो। दिस इज नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949। अब ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 12 देश शामिल थे, उन सभी की लिस्ट आपको नोट्स पे मिल जाएगी। वो 12 देश बनाने के पीछे यूएसए की जो मेंशन मतलब जो एक उनकी इच्छा क्या थी कि अगर किसी भी एक देश पे हमारे हमला हुआ तो हम सब यूनाइट होकर उस पर हमला कर देंगे। अब जब यूएसए ने नाटो बनाया तो ऑब्वियस सी बात है यूएसएसआर भी पीछे नहीं हट सकता था, तो उसने भी 1955 में वॉर्सा पैक्ट बनाई। एंड ये दोनों एक सेपरेट अगर हम देखे जाए हाइपोथेटिकल वे में एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी, राइट। तो अब आप स्ट्रक्चर समझ गए, आपके पास आइडियोलॉजी पता है कि अरे भाई लड़ाई का जो जड़ था वो ये था कि दोनों के आइडियाज डिफरेंट थे। अब बात इतने पे खत्म नहीं हुई, अब बात ये होती है कि हम तो पावरफुल हैं, लेकिन अब कौन सबसे ज्यादा पावरफुल। इसी के चलते यूएसए ने एक सबसे बड़ी गलती कर दी थी 1945 में, और वो गलती थी जापान न्यूक्लियर अटैक। अब जापान न्यूक्लियर अटैक को अगर समझना है तो हमें पहले ये सोचना पड़ेगा और ना वेरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो किसके बीच हुआ था, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसके बीच हुआ और जापान पे यूएसए ने अटैक क्यों किया। दिस इज द अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ दो पावर्स के बीच में, अलाइड एंड एक्सेस। इफ आई टॉकिंग अबाउट एक्सेस पावर, तो एक्सेस पावर में कौन कौन थे, जर्मनी, जापान और इटली। रिमेंबर जर्मनी एंड अगेन आई सेड जापान एंड इटली, these three countries are allied as एक्सेस पावर। और वहीं मैं बात करूं अलाइड पावर की, तो अलाइड पावर में थे यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस। दीज आर द अलाइड पावर्स, अंडरस्टैंड। तो आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। अब तो अच्छा खासा बहाना है कि जापान पे न्यूक्लियर अटैक इसलिए गिराया हुआ क्योंकि वो शायद लड़ रहे थे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जापान 1945 से पहले ही सरेंडर करने के लिए तैयार था, पर ड्यू टू हेजेमनी, ड्यू टू डोमिनेशन, यूएसए ड्रॉप द बॉम्ब इन जापान। जो जगह का नाम है वो है हिरोशिमा एंड नागासाकी। डेट भी आप याद कर लो क्योंकि ये शायद बहुत ब्लैक डे था, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं थी, काफी लोगों की जान चली गई थी और लंबे समय तक लोग उससे उलझे, मतलब बहुत दिक्कत उससे उन्होंने महसूस की। तो जापान में वो जगह कौन सी, डेट क्या थी, 6 अगस्त हिरोशिमा नागासाकी एंड 9 अगस्त। ये डेट और प्लेस और बॉम्ब का नाम भी समटाइम एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय एंड फैट मैन। इसके वजह से जापान पूरी तरह से तबाह हो गया था, काफी लोगों की जान चली गई थी एंड काफी समय तक उसके इम्पैक्ट हमें देखने को मिले थे।
अब बाद में जब यूएसए से बात आई कि क्यों ऐसा किया गया, तो यूएसए ने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि मैंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को स्टॉप करने के लिए ऐसा किया। बट अल्टीमेटली मतलब सबको भाई पता चल गया, क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है कि उनको पता है इट्स ऑल अबाउट पावर, कि यूएसए कितना पावरफुल है वो दिखाना चाहता था। अच्छा, आपको पता है जापान न्यूक्लियर अटैक के बाद से क्या हो गया? वो तो जापान था, इस पर अटैक कर दिया गया। अब उसके बाद से एक थ्रेट, एक डर पूरे वर्ल्ड में फैल गया। वो क्या था भाई साहब? न्यूक्लियर अटैक अमेरिका कभी भी किसी पे भी कर सकता है। और इस वजह से पूरे वर्ल्ड में एक रेस चालू हो गई। मतलब एक स्पेशली टर्म है हमारी बुक के अंदर, मैड रेस फ्रॉम आर्म। मतलब एक हथियारों की होड़ शुरू हो गई और सारी कंट्री सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर मिसाइल बनाने में लग गई। और क्या हुआ? ज्यादा मिसाइल बनेगी तो पूरे वर्ल्ड को सिक्योरिटी मिलेगी या फिर खतरा क्या होगा? सिंपल सी बात है, ज्यादा हथियार ज्यादा बड़ा खतरा। क्योंकि गलती से भी किसी भी गलत इंसान के हाथ पे न्यूक्लियर मिल गया, गेम ओवर। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज ये भी बन गया था कि इस रेस को कैसे रोका जाए। तो थैंक यू वेरी मच। इस पार्ट में मैं जापान तक खत्म करता हूँ। ऑन द वेरी नेक्स्ट पार्ट मैं डिस्कशन करूंगा मार्शल प्लान, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन एंड सीटो और सेंटो। और धीरे धीरे हम पार्ट में इस पूरे चैप्टर को फिनिश कर देंगे। एंड ट्रस्ट मी, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो इस चैप्टर में बच जाएगा। एंड यू आर द मास्टर ऑफ दिस सब्जेक्ट। Thank you and thank you so much.